कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग सोशियोलॉजी के बेसिक टर्म्स को देखेंगे। देखिएगा, ये जो जितने टर्म्स है ये हमारे पीजीटी एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये हमारे आने वाले नेट एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग जितने टर्म्स हैं उसको हम लोग कवर करते हैं और पूरा इसका डिटेल्स में जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है वो है बाइनरी ओपोजिशन। ठीक है, बाइनरी ओपोजिशन ये किनके द्वारा दी गई है? तो बाइनरी ओपोजिशन जो ये टर्म्स है ये लेवी स्ट्रॉस जी ने दिया है। ठीक है, ओपोजिशन का तात्पर्य क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो बाइनरी ओपोजिशन में क्या होता है कि हमारा जो संरचना है, हमारा जो मस्तिष्क है या हमारे सोसाइटी की जो संरचना है उसको समझने के लिए हम लोग के दिमाग में, हम लोग के मस्तिष्क में एक उल्टा विचार भी साथ ही साथ चलता है। कैसे? इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको नाइट के बारे में जानना है, रात के बारे में, तो आपको रात के बारे में जानने से पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि दिन कैसा होता है। अगर आप दिन को जानते हैं तभी आप रात के बारे में भी समझ सकते हैं। आप इसको दे सकते हैं कि अगर आप किसी की सुंदरता को जानने का कोशिश करते हैं कि उसकी सुंदरता कैसी है, तो किसी की सुंदरता को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक होता है कि ये कुरूपता क्या चीज़ होती है। अगर हमको कुरूपता की जानकारी होती है, हम जानते हैं कि कुरूप किसे बोला जा रहा है, तभी हम सुंदरता की परिभाषा को दे सकते हैं। और ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? तो ये लेवी स्ट्रॉस जी के द्वारा दी गई है। यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, चाहे वो सोसाइटी से हो, चाहे हमारे माइंड से लेकर हो, वो ह्यूमन बीइंग से लेकर हो, तो उसको जानने के लिए हमें उसके उल्टे अर्थ को भी जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन किसे बोला जा रहा है। सेकंड है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन जिसे कि बोला जाता है लामबंदी। देखिए, ये जो शब्द है बहुत बार एग्जाम में आया है, लेवी स्ट्रॉस जी की भी थ्योरी हम लोग को बहुत बार देखने को मिली है। तो मोबिलाइजेशन का तात्पर्य ये हो जाता है कि जब कोई समूह के लोग या दो से अधिक लोग अपने पारस्परिक हित के लिए जब कार्य करते हो, एक दूसरे के भलाई के लिए जब कार्य करते हैं, तो वो मोबिलाइजेशन या लामबंदी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी का क्लास ले रही हूँ, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आपको भी सोशियोलॉजी के टर्म्स को, सोशियोलॉजी के जो थ्योरीज उसको जानना है, और मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप तक ये सहायता पहुँच सके। तो हम लोग को क्या हो गया, एक ग्रुप बन रहा है, हम लोग एक फैमिली बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग पारस्परिक हित के लिए, एक दूसरे के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये मोबिलाइजेशन या लामबंदी आ जाता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के पारस्परिक हित के लिए, वो समूह भी हो सकता है, अगर आप बात करें ये किसी के क्षेत्र में भी हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकता है, वो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हो सकता है। अगर जो व्यक्ति जिस संस्कृति का है उसको अपने संस्कृति की रक्षा करनी है, तो वो अपने संस्कृति का एक ग्रुप बनाएगा और उसके तहत अपने संस्कृति की रक्षा करेगा। तो ये सांस्कृतिक लामबंदी भी हो सकती है, हम लोग राजनीतिक लामबंदी भी बोल सकते हैं, उसके बाद हम लोग सामाजिक लामबंदी भी बोल सकते हैं। ये सोसाइटी या पॉलिटिकल हर क्षेत्र में हमारे काम में आती है। थर्ड हमारा आता है रोल मॉडल। देखिए, रोल मॉडल ये जो शब्द है, ठीक है, भूमिका आदर्श, जिसे क्या बोला जाता है हिंदी में? भूमिका आदर्श। हम हिंदी में मैं लिख दे रही हूँ आप लोग को, भूमिका आदर्श। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो थ्योरी है किनके द्वारा दी गई है, तो ये थ्योरी जो है ये मर्टन जी के द्वारा दी गई है। ये क्या बोला जा रहा है कि भूमिका आदर्श, जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के पीछे हमारा कोई रोल मॉडल होता है, हम चाहते हैं कि हम उनके जैसा बने, उनको देखकर अपना रोल मॉडल
बन के जब काम किया जाता है। आप जब स्कूल लाइफ में होंगे तो आपके टीचर रोल मॉडल होंगे, अब कॉलेज लाइफ में होंगे तो आपके टीचर आपको देखते होंगे, या फैमिली से भी कोई ऐसे लोग होते हैं या सोसाइटी से भी जो कि समाज में अच्छा नाम कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो जो अदर पर्सन होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि काश मैं भी उनके जैसा बनूं। यार आप कभी देखिएगा कि आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तब लेक्चरर का ग्रुप देखते होंगे, तो आपके मन में भी ये इच्छा जरूर हुई है कि काश मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, उनके जैसा मेरा भी ग्रुप बने। तो हम जब दूसरे को देखकर अपना उनका आदर्श मानते हैं, तो उनके भूमिका को आदर्श मान रहे हैं, ठीक है, तो वही रोल मॉडल कहलाता है। यहाँ पे देखिए भूमिका आदर्श की जो बात है मर्टन महोदय जी ने की है, और इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, आदर्श भूमिका, आदर्श भूमिका, तो ये जो बात है ये किनके द्वारा दी गई है? तो ये बात दी गई है बीड स्ट्रीट जी के द्वारा। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। भूमिका आदर्श की बात की है मर्टन जी ने, और आदर्श भूमिका की बात किनके द्वारा की गई है? तो बीड स्ट्रीट महोदय जी के द्वारा की गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इससे अगर उल्टा भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। हमारे नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज की जब हम लोग आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, आलोचनात्मक जब हमारी सोच होती है तो उसके बारे में, तो क्रिटिकल थिंकर के जितने भी थिंकर होते हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? तो वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा से वे प्रभावित होते हैं। और फिर देखते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या बोलता है, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है लेकिन ये पूरी तरह से मार्क्सवादी पे नहीं है। जहां मार्क्सवादी विचारधारा बोलता है कि इस समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो शोषण करने वाले हो गए और एक हो गए जो शोषित होते हैं। तो एक समय एक ऐसा आएगा कि जो शोषित हो रहा है वो वर्ग उठ जाएगा और जो सर्वहारा वर्ग है वो हट जाएगा, बुजुर्ग वर्ग का उत्थान हो जाएगा। ये मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत जो थिंकर आते हैं वे सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि क्रिटिकल थ्योरी में कि जब तक ये व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है, ये मार्क्सवादी व्यवस्था या आपको बोलिए कि आलोचनात्मक जो चिंतन की व्यवस्था बनी हुई है, तब तक कोई ना कोई आकर यहाँ पर शासन करता रहेगा। और वो शासन जो कर रहा है उसके शासन करने के पीछे कौन सी वजह आखिर है? कि मान लीजिए जैसे अंग्रेज लोग हम लोग के ऊपर आकर शासन किए, तो उनका कौन सा चीज था जिसके कारण वे शासन किए, वे कौन से नियम को लागू किए, उनके कौन सा सिद्धांत था जो समाज के अंतर्गत प्रभावित हुआ। तो इसकी जब खोज की जाती है, इसके बारे में जब सोचा जाता है, तो इसी को बोला जाता है क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है। कोई भी चीज के बारे में हम जब सोचते हैं तो क्रिटिकल थ्योरी के लोग बेसिस क्या करते हैं कि ये मानव मुक्ति के बारे में बात करें, कि ठीक है किसके बारे में बात करते हैं? मानव मुक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे देख लीजिए कि अगर हमारे प्रेजेंट समाज की बात करें, प्रेजेंट सोसाइटी की बात करें, तो हमारे ऊपर जो है ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हम लोग टेक्नोलॉजी से चारों तरफ से घिरे हुए, चाहे आप किचन से लेकर अपने बेडरूम तक, ट्रांसपोर्ट से लेकर हर जगह तक हम लोग किससे प्रभावित है? टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी जो है हमारे ऊपर आकर किस प्रकार से हमारे पे एक शासन करने के जैसा हो गया कि हम बिना टेक्नोलॉजी के आप नहीं रह सकते हैं, ठीक है। बिना, अगर आपको कहीं जाने के लिए बोले तो आप बिना मोटरसाइकिल के नहीं जा सकिएगा। आपको अगर रात में सोने को बोले तो बिना फैन के, बिना एसी का आप नहीं सोगे। क्या वो एक टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर शासन कर रहा है। तो ये किस कारण से कर रहा है, क्या नियम है, इसके पीछे क्या कारण छुपी हुई, इसका जब हम खोज करते हैं तो वो क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो है अंतर अनुभागीयता। देखिए अंतर अनुभागीयता, ये जो शब्द है सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन है ये बहुत ही इजी। इसमें क्या बोला जाता है कि कोई पर्सन का हम जब पहचान करते हैं, कोई भी पर्सन के बारे में अगर आपको जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपको मेरे बारे में ही जानकारी लेना है, तो आप पहले देखिएगा कि मेरा जेंडर क्या है, ठीक है, हाँ मैं लड़की हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो आप जाने कि हाँ मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप मेरे एजुकेशन को देखिएगा कि मैंने एमए किया हुआ है, मैंने टेट क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप जब ये सब चीज़ को आप देखिएगा, आप जानिएगा, तो आप
मेरे बारे में एक विचार उत्पन्न होगी कि ये कौन है, इनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अंतर अनुभागीयता हमारे जेंडर, कास्ट, हमारे रिलीजन, हमारे सोसाइटी, हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है और इससे जुड़े हमारे जब जानकारी हासिल करते हैं। अगर मुझे आपके बारे में ही जानना है तो मैं जानूंगी कि हाँ आपको किस चीज़ का एग्जाम का तैयारी करना है, ठीक है। अगर आपको पीजीटी का तैयारी करना है तो उसका आपको अलग सिलेबस पढ़ना होगा। नेट का तैयारी करना है तो आपको नेट के अलग सिलेबस है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अलग सिलेबस है। तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगी, आप तक अपने क्लास को लेकर आऊँगी, अपने वीडियो को लेकर आऊँगी। नहीं तो फिर कैसे होगा कि आपको जिस चीज़ का डिमांड है वो चीज़ तो आप तक पहुँचेगी नहीं। उसके बाद क्या आ जाता है कि पर संस्कृति ग्रहण, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है कि दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करता है, उसके रीति रिवाज, धर्म, कानून सबको अपनाता है, तो वो क्या कहलाता है, पर संस्कृति ग्रहण करता है। इसमें एक व्यक्ति जो है वो सिद्धांतों को या संस्कृति को अपनाता है और वहीं पर जब सामूहिक रूप से जब संस्कृति को अपनाया जाए, जब एक समूह पूरा दूसरे की संस्कृति को अपनाता है सामूहिक रूप से, तो वो क्या कहलाता है, संस्कृति प्रसार। एक व्यक्ति जब संस्कृति को ग्रहण कर रहा है तो वो सपट संस्कृति ग्रहण हो जाएगा और सामूहिक रूप से जब हम दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं पूरे समूह मिल के, तो वो होता है संस्कृति प्रसार। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब हमारा 1 नंबर जो टर्मिनोलॉजी ये बोल रहा है आप्रवास। आ का मतलब क्या होता है, आना। आ हम बोलेंगे आप्रवास मतलब आना। तो इसका मतलब क्या, कोई देश के लोग जब अपने देश में आते हैं, ठीक है, तो वो आप्रवास कहलाएगा। देश के लोग मतलब पॉपुलेशन से, जनसंख्या से जब वहाँ के लोग आकर हमारे देश में रहेंगे तो वो आप्रवास कहलाएगा। और हमारे देश की जनसंख्या जब दूसरे देश में जाकर रहेगी तो वो उत्प्रवास होगा। तो आप्रवास और उत्प्रवास जो है इसमें बेसिकली ऑक्यूपेशन के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किसी का शादी हो जाता है कोई लेडीज का तो वो जा सकती है, कोई शिक्षा के लिए हो गया, उसके बाद मेडिकल के क्षेत्र के लिए भी जा सकता है। तो मतलब क्या हो गया, आप्रवास में किसी दूसरे देश के लोग अपने देश में आते हैं, नाम से ही आप याद रखिएगा, आप्रवास में आना। और उत्प्रवास में मतलब हो गया कि जब हमारे देश के लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वो उत्प्रवास के अंतर्गत आएगा। और आप्रवास के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हमारा जो इंडिया है यह नंबर 1 है आप्रवास में। तो आई होप आप लोग को आज की जो टर्मिनोलॉजी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको और भी टर्म्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और इसी प्रकार से टर्मिनोलॉजी की क्लास भी मैं बीच बीच में लेती रहूँगी। और हम लोग का पीजीटी का और नेट का सिलेबस भी साथ ही चल रहा है। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।